बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उर्दू की दरसी किताब हिस्सा नज़्म में हम नज़्म नंबर 3 मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत पढ़ रहे हैं, जिसके शायर हैं मीर अनीस 1800 में पैदा हुए और 1874 में उनकी वफ़ात हुई। अरे बच्चों, आज हम इस नज़्म के आखिरी दो बंद नंबर 5 और 6 की तशरीह करेंगे। तो अपनी तशरीह का आगाज़ करते हैं। शेर उड़ते थे ना धूप के मारे कचार से, आहू ना मुँह निकालते थे सब्ज़ा ज़ाड़ से, आईना महर का था मुकद्दर गुबार से, गर्दों को तप चढ़ी थी ज़मीं के बुखार से, गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीं पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीं पर। कचार शेर का घर, आहू हरन, आईना महर सूरज का शफ़ाफ आईना, गर्दूं आसमान, मुस्तरिब बेचैन, ज़माना मुराद मखलूक़े खुदा। मफ़हूम: गर्मी की शिद्दत के बाइस शेर गारों से और हरन चरागाहों से ना निकलते थे। सूरज का चेहरा गर्दो गुबार से आलूदा हो चुका था। ज़मीन की हरारत को आसमान भी महसूस कर रहा था। अल्लाह की मखलूक ज़मीन पर बेहाल थी। जो दाना ज़मीन पर गिरता था वो गर्मी से भुन जाता था। तशरीह करेंगे। मीर अनीस मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत का नक्शा खूबसूरत अल्फाज में पेश करते हुए कहते हैं कि शदीद तरीन और नाकाबिले बर्दाश्त धूप के बाइस जंगल का बादशाह शेर भी अपनी कचार से बाहर ना आता था। तो प्यारे बच्चों, दूसरे मिसरे में शायर तेज़ रफ्तार जंगली हरन का तस्करा करते हैं कि हरन भी चरागाहों से बाहर ना निकलते थे और वहीं घने दरख्तों में छुपने को आफियत जानते थे। तीसरे मिसरे में शायर सूरज को आईना करार देते हुए कहते हैं कि ये आईना महर गर्द आलू था। ज़मीन से धूल और राख उड़कर सूरज के साफ आईने को धुंधला कर रही थी। चौथे मिसरे में कहते हैं कि ज़मीन इस कदर गर्म थी कि गोया हालते बुखार में थी। ज़मीन के इस बुखार के असरात आसमान पर नज़र आ रहे थे, वो भी दहक रहा था। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ज़मीन की हिद्दत से आसमान को भी चढ़ गया था बुखार ऐसा कि जर्द मालूम हो रहा था। पाँचवें मिसरे में शायर मखलूक़े खुदा की बेकरारी का तज़किरा करते हैं। गर्मी के बाइस तमाम मखलूक सख्त परेशान और बेकरार थी। छठे मिसरे में शायर कहते हैं कि ज़मीन ऐसी गर्म थी जिस तरह कोई चीज़ तंदूर में गिर जाए तो फ़ौरन भुन जाती है, बिल्कुल ज़मीन भी इस कदर गर्म हो रही थी। अगर कोई दाना ज़मीन पर गिरता था तो फ़ौरन भुन जाता था। शायर ने प्यारे बच्चों यहाँ कमाल मुबालगा राई से काम लिया है। असल में शायर गर्मी की शिद्दत को अल्फाज के पैराए में तसव्वुराती अंदाज में पेश कर रहे हैं। उन्हें अल्फाज के चुनाव में इस कदर महारत हासिल है कि मैदान करबला के मनाजिर आंखों में घूमते हुए नज़र आते हैं। अगले बंद की तरफ चलते हैं। गर्दाब पर था शोला जवाला का गुमा, अंगारे थे हबाब तो पानी शरर फिशां, मुँह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की ज़ुबां, तय पर थे सब नहंग मगर थी लबों पे जां, पानी था आग गर्मी रोज़े हिसाब थी, माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी। तो प्यारे बच्चों, मायने देखते हैं। गर्दाब पानी का भंवर, शोला जवाला वो शोला जिसको जलाकर गोल चक्कर की सूरत में घुमाते हैं, गुमा शक, अंगारे जलते हुए कोयले, शरर फिशां चंगारियाँ बरसाने वाला, नहंग मगरमच्छ, रोज़े हिसाब क़यामत का दिन, माही मछली, सीखे मौज पानी की सतह पर। मफ़हूम: पानी का भंवर शोला जवाला का मंज़र पेश कर रहा था। पानी के बुलबुले जलते हुए कोयले लग रहे थे, पानी चिंगारियाँ बरसा रहा था, पानी की मौज मारे प्यास के खुश्क हो रही थी, सब मगरमच्छ पानी की सतह पर आ चुके थे, जान निकल रही थी, पानी आग बन चुका था, गर्मी क़यामत जैसी थी, मछली भी पानी की सतह पर आते ही कबाब की तरह जल जाती थी।
تشریح کرتے ہیں۔ میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ قیامت خیز گرمی کے اثرات صرف خشکی پر ہی مرتب نہیں ہو رہے تھے، بلکہ دریاؤں کا پانی بھی ابل رہا تھا اور شعلہ جوالا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ پانی کے بلبلے جلتے ہوئے کوئلے کی صورت ہو چکے تھے، دریاؤں کا پانی چنگاریاں اڑا رہا تھا۔ تیسرے مصرعے میں شاعر محاوراتی انداز اختیار کر رہے ہیں کہ جس طرح شدید پیاس کے عالم میں زبانیں منہ سے باہر نکل آتی ہیں، بالکل ایسے ہی لہروں کے اٹھنے کو پانی کی زبان باہر نکلنے کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، چوتھے مصرعے میں آبی مخلوقات میں توانا ترین مخلوق مگرمچھ کی بے بسی کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ بھی پانی کی تہہ میں رہنے کے باوجود گرمی کے باعث جان بلب تھے۔ پانچویں مصرعے میں شاعر میدان کربلا کی گرمی کو قیامت کی گرمی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں یا تشبیہ دے رہے ہیں کہ پانی بھی آگ کی صورت اختیار کر چکا تھا اور گرمی قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ تو پیارے بچوں، آخری مصرعے میں شاعر مچھلی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دریا کی لہریں کباب بھوننے والی سیخ کے جیسی ہو چکی تھیں۔ جیسے ہی کوئی مچھلی سطح آب پر آتی تو وہ جل بھن کر کباب ہو جاتی، یعنی گرمی اپنے انتہائی نقطہ عروج پر تھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تھا تپش سے فرات لاوا بنا، تھا تپش سے فرات لاوا بنا، تہ پہ آئی تو بھن گئی مچھلی۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔